आदाब नाजरीन, मैं हूँ सैयद नियाज़ शाह और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर व लद्दाख विजन। आज हम जम्मू कश्मीर व लद्दाख का हमने एक सेशन स्टार्ट किया है इस चैनल पर जो हमारे टॉक शोज़ होते हैं। आज हम अपना टॉक शो करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर शमीम अहमद बांडे साहब हैं जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में HOD हैं सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के, और तकरीबन 6 बुक्स के ये ऑथर हैं। अपनी 6 किताबें इन्होंने लिख डाली हैं और वो अब प्रिंट भी हो चुकी हैं, हमारे बीच आ चुकी हैं। साइंटिस्ट हैं, बहरून मुल्क जाकर बड़े बड़े सेमिनार वेबिनार से ये ख़िताब करते हैं और एक तरह से अगर कहा जाए तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आप जानते हैं कि कोविड-19 का अब सेकंड फेज़ चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है और बहुत सारे मामला हैं। इन मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख रीजन को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त चूँकि कोविड-19 जो है कोरोना वायरस जिसे कहा जाता है, वो पहले कितना ख़तरनाक था वो तो अब हर शख्स जानता ही है तकरीबन। उसमें एज फैक्टर क्या था, यह सब कुछ था। अब जो सेकंड फेज़ इसका शुरू हो चुका है, कितना ख़तरनाक है? देखिए, ये जो कोविड जो है इस वक्त आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज़ हैं, ऐसी 200 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका इन्फेक्शन हुआ है और जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं। जो एक डर और खौफ लोगों में था वो बहुत कम हो गया है और आज लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक जो खुल के लोग बाहर निकल रहे हैं, कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, कोई प्रिवेंशन नहीं ले रहे हैं। तो जो पहले वाला था, देखिए उस वक्त जब आया तो हम सब का रेजिस्टेंट पावर बहुत ज़्यादा था। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमने देखा कि ऐसे लोग भी थे जिनको ये वायरस हुआ, आया और चला गया बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। लेकिन अब जो WHO ने कहा है कि जो सेकंड वेव आ रही है, और मैं भी बताऊंगा कि सेकंड वेव क्या चीज़ है, इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि अब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। वो नौजवान लोग, वो जो हेल्दी लोग थे जिनको ये वायरस आया और अपने इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग होने की वजह से वो इस वायरस से बाहर निकल के आ गए और फिर हेल्दी हो गए, उनका अब इम्यून सिस्टम वीक हुआ है बिकॉज वो काफ़ी देर तक उस वायरस के साथ उनका इम्यून सिस्टम लड़ चुका है। तो मेरा मानना है कि ये जो सेकंड वेव इस वक्त कोविड की आ रही है, ये ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ज़्यादा फेटल है और यहाँ ज़्यादा मुझको लगता है कि आने वाला वक्त जो है हमारे लिए मुश्किल आने वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो सेकंड वेव है तो क्या ये मतलब एक बार किसी को कोरोना पॉजिटिव हुआ तो दोबारा वो कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, इसे सेकंड वेव का? बिल्कुल। देखिए, आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं कि जैसे न्यूजीलैंड थी, 24 डेज़ तक वहां पे 0 रेट ऑफ इन्फेक्शन रहा, कोविड था ही नहीं। लोगों ने सोचा कि नहीं ख़त्म हो गया, लेकिन 24 डेज़ के बाद रिकरेंस हुआ, दोबारा वायरस आया, तो इसको कहते हैं वेव। चाइना में 50 दिन तक कोई वायरस का इन्फेक्शन नहीं हमने देखा, लेकिन आफ्टर 50 डेज़ वहाँ पे वापस आ रहे हैं। तो सेकंड वेव का मतलब है कि एक बार आने के बाद इन्फेक्शन ख़त्म हो गया और कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद दोबारा आ जाना। तो इस वक्त मैं बार बार वही आपसे कह रहा हूँ कि जब पहली बार आया था तो हम लोगों ने सब ने टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ट तो कुछ एक लोगों का हुआ। इतना बड़ा मुल्क है, 1.30 करोड़ के पॉपुलेशन है, तो मुझे लगता है 5 या 6 या 10 करोड़ लोगों का टेस्ट हुआ, 20 करोड़ का टेस्ट हुआ होगा या 30 का हुआ होगा, लेकिन 1 अरब तो बच गया था ना। तो क्या उनमें वायरस नहीं हुआ? तो मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ, ये डिजीज़ आई, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम लड़ता रहा, एंटीबॉडीज़ बनती रही इस वायरस के अगेंस्ट और वो बच गए। लेकिन अब क्या है कि जब आप किसी चीज़ के साथ लड़ चुके हो, दोबारा अगर वो आप पे अटैक करेगी तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो गया होगा। आपकी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन एंटीबॉडीज़ की थी अगेंस्ट दिस वायरस, उसका लेवल कम हो जाएगा और ये ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा फेटल है और ज़्यादा हार्मफुल है।
अच्छा सर, अब जैसे प्लाज्मा की बात की जाए या दूसरी जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, जैसे मतलब काढ़ा वगैरह या हम दूसरे जो प्रिकॉशन थे फर्स्ट में, तो सेकंड में क्या ये हेल्पफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये तो हेल्पफुल रहेंगे। ये मेरा मानना यही है कि आप के अंदर जब भी टेम्परेचर रेज होगा, देखिए हर एक चीज़ का, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनका एक रेंज रहती है कि किस टेम्परेचर और किस ह्यूमिडिटी और किस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव करते हैं। और जब भी हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर को रेज करेंगे तो उनका मरना है, ज़रूरी है। या कोई एसिड बन रही है, जैसे आपके स्टमक में अगर ये वायरस जाता है तो वहाँ मुझे लगता है कि ICL के होने की वजह से वहाँ पे ये वायरस मर सकता है। लेकिन हमने जो मानना ये है, मेरा मानना ये है कि हम लोग प्रिकॉशंस नहीं कर रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल 200 एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, लेकिन रेट ऑफ वायरस का जब बहुत ज़्यादा हो गया, मल्टीप्लिकेशन वायरस की ज़्यादा हो गई, तो वो फिर एंटीबॉडी ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते उन जर्म के साथ। तो उस चांस में हमारी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट ऑर्गन्स पे फैलेंगे। और ख़ास करके जो सबसे ज़्यादा इसका फेवरेट एरिया है, वैसे तो ये वायरस किसी भी बॉडी के पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकता है, बट द मोस्ट फेवरेट साइट इज़ लंग्स। व्हेन ये लंग्स को पेनिट्रेट कर देगा तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है एम्फीसीमा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में मुश्किलात हो जाएंगी, आपको निमोनिया हो जाएगा। डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया वो भी एकदम एक्टिवेट करेगा अपने आप को, बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा और वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपने देखा बहुत सारे केसेस में पहले जो हुआ, जो फर्स्ट वेव था, उसमें वो लोग ज़्यादा सफ़र किए जो 60-70 एज से ऊपर थे, या जिनको कोई और कॉम्प्लिकेशंस थी, जैसे कोई डायबिटिक का पेशेंट है, कोई हाइपरटेंशन का है, कोई शुगर का है, डायबिटिक का है, या कोई और हार्ट डिजीज़ या किसी और डिजीज़ से था, तो उनको ईजीली इस वायरस ने पकड़ लिया और फिर वहाँ बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई। लेकिन अब की बार मैं इन्हें बार बार यही कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा मेरे हिसाब से, अगर आप साइंस को आप देखें, रिसर्च करें, या जो रिसर्चर हैं जिन्होंने रिसर्च किया है उनकी स्टडी को अगर आप थारोली पढ़ें, तो ये पीरियड जो है ये ज़्यादा खतरनाक है। अब टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो रहा है, इमीडिएटली आपका लंग्स इन्फेक्शन में आ सकता है, लंग्स पे इसका अटैक हो सकता है। आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है और तभी आप लोग बच सकते हैं। अच्छा सर, अब जो है आप भी एक साइंटिस्ट हैं, साइंस से जुड़े हैं, आप जानते हैं इस मुतल्लिक, आपने जो है इस तरह की बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो अब डॉक्टर्स जो हैं वो तो अपने लेवल पर जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो अब सर DDC इलेक्शन की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में चल रहा है, इसके अलावा अभी बिहार इलेक्शन है, वहाँ चुनाव है, सेलिब्रेशंस हैं, या दूसरी बात है, और इंडिया जैसा एक मुल्क है कि जहाँ पर यानी कि पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी हाई है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर किसी को अभी तक जो है वो कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो अब कितना ख़तरा है और उसे किस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखिए आपने कहा कि DDC के इलेक्शन जैसे हमारे जम्मू कश्मीर UT में होने जा रहे हैं। मैं तो तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो हमारे नौजवान हों या बड़े हों या बच्चे हों, वो पूरी एहतियात रखें। 6 फीट का डिस्टेंस जो कि आपको कहा गया है कि एक डिस्टेंस बना के रखना है, वो रखना ही रखना है। आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। लेकिन मेरा मानना ये है, देखिए मैं आज पहली बार आपसे कह रहा हूँ कि ये मास्क आपको कोई बेनिफिट देने वाला नहीं है। वायरस बहुत 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। जब तक आप डबल या ट्रिपल मास्क को नहीं पहनेंगे, या N95 का मास्क नहीं पहनेंगे, या वो जो आप रुमाल या कोई अच्छा मोटा सा कपड़ा नहीं पहनेंगे, वो आपके वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी में जाने से रोकता है। नंबर 1। नंबर 2 पर देखिए, हमारा मानना है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, ग्रेटर डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए हम लोगों को पार्टिसिपेट करना है लार्ज स्केल पे इलेक्शंस पे, और इलेक्शन पे पार्टिसिपेट करना हमारा हक है, हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, और इस हक का इस्तेमाल हमको करना ही करना है। और लेकिन अब हमने इस इस्तेमाल करने के साथ साथ में हमने अपनी ज़िंदगी को भी बचाना है। हमने अपनी ज़िंदगी के साथ अपने बच्चों, बूढ़ों और भाइयों और बहनों की ज़िंदगी को भी बचाना है। तो हमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखनी है। आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो सैनिटाइज़र आप बाज़ार से ला रहे हो, अभी आपने देखा बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन है, कोई 100% प्योर सैनिटाइज़र नहीं आ रहे। आप साबुन ले लीजिए ना, उस साबुन से अच्छे तरीके से अपने हाथ धो लीजिए, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी वायरस का रेट जो है वो कम हो जाएगा। आप हर वक्त अपने हाथ धो के रखिए अपने, और हैंड्स को आप अपने माउथ और नोज़ के साथ लगाइए मत।
कोशिश कीजिए कि ये ना दो चीज़ों के साथ लगे। तो मैं तो अपने तमाम नौजवान लोगों से, बुज़ुर्गों से और या जो वोट डालने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप लार्ज स्केल पे घरों से निकलिए, पार्टिसिपेट कीजिए इस डेमोक्रेसी के इस पीरियड में, आप वोट डालिए, लेकिन एहतियात रखिए। दूसरा, आपने कहा बिहार का इलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट हो चुका है। हाँ, वहाँ पे अभी भी आपने देखा कि वो सेलिब्रेशन चल रही है, लेकिन एहतियात नहीं लोग कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अब की बार अगर ये वायरस स्प्रेड हो जाता है, कम्युनिटी स्प्रेड होता है, एक आदमी से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाता है, तो ये हैवक होगा, ये किलर होगा, मिलियंस में लोगों को सफ़र कर सकता है। जैसे आपने देखा कि एक तेज़ी से अमेरिका में या इटली में या और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ पे बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ और बहुत ज़्यादा डेथ हुई। हमारे हिंदुस्तान में क्यों इसका रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं हुआ? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है। आज की डेट में भी हम लोग जो है ना हाइब्रिड चीज़ों को कम यूज़ कर रहे हैं, हम आज भी बायो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे हैं, हम आज भी ये जो केमिकल्स हैं इनको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जितने हम केमिकल्स को या डिपेंड कर देंगे अपने आप को इन तमाम चीज़ों पे जो कि मार्केट से हमको मिलती हैं, या ये जो फूड जो हम लोग लाते हैं बाहर से, रॉ फूड खाते हैं, तो उस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, हम लोग बच गए। लेकिन आने वाले वक्त में मैं तो सब लोगों से यही कहूँगा कि पूरी एहतियात रखिएगा, पूरा एक डिस्टेंस बना के रखिए। देखिए, बार बार आप लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग? सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल नहीं मैं कहता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, आप लोग एक फिजिकल डिस्टेंस बना के रखिए। सोशल तो बना के रखना है। अभी की डेट में अगर आप देखिए, हमने पिछले दिनों में एक मेंटल पे एक था कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस कोविड-19 ऑन मेंटल ना, तो मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि लोग घरों में बंद हो गए, और जब आप घरों में लोग बंद रहेंगे तो आपका क्या होगा, रेट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो उसका बढ़ सकता है और आप टेंशन में आएंगे। जब आप टेंशन में, एंग्जाइटी में आप आएंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके उस दिमाग पे प्रेशर बनेगा। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। मैं इसलिए लोगों से कहता रहता हूँ कि आप फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए, टेलीफोन का इस्तेमाल कीजिए, आप एक दूसरे से बात कीजिए, लेकिन एक डिस्टेंस करके। फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर रखिएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मत रखिएगा। इसके हम लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि रिलेशन रखिए। बाकी आज आप, मैंने पहले ही कह दिया कि मौसम बहुत ठंडा होने वाला है, टेम्परेचर ठंडा होगा, और जो हार्ट के पेशेंट हैं या जिनको नमूनिया का है या जिनको ब्लड प्रेशर का है, उनको सबसे ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है इस वक्त, इस टाइम। तो सर, आपने बड़ा तफसीलन जो है कोविड के मुतल्लिक हमें तफसीलन जानकारी दी है, और ये जानकारी वाकई हेल्पफुल रहेगी हमारे व्यूवर्स के लिए। तो अब सर, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमारे वो बच्चे जो इस वक्त तक स्कूल्स नहीं आए हैं सर, अपने घरों में हैं, ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, 9 से 12 तक स्कूल जो हैं खोले जा रहे हैं, क्या स्कूल खुलने चाहिए? अगर खुलें तो किस पैटर्न पर खुलें? और वो बच्चे जो घर पर हैं वो क्या करें सर? बहुत ही शॉर्ट मैसेज। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। यूजीसी ने खुद कहा है, अभी यूजीसी का एक रूलिंग आया है, उनकी डायरेक्शन भी आई है कि स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे स्ट्रेस में हैं, टीचर स्ट्रेस में हैं, तो एक प्लानिंग के साथ एक सिस्टमेटिक वे से स्कूल और कॉलेजेस अब खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन उसमें एहतियात रखना है। अब हम देखिए, आपने देखा मार्केट खुली है तो आपने देखा सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, कोई काम नहीं है लेकिन घर से लोग निकल रहे हैं। और पेरेंट्स को मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे बच्चों को मत आने दें, और स्कूल खुल जाएंगे एक अगर सिस्टम से, टाइम टेबल के हिसाब से, और अगर प्लानिंग के साथ खुलेंगे तो मुझे लगता है कि कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होगा कि जो स्टूडेंट, टीचर्स या पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं वो स्ट्रेस से बाहर निकल के आए। तो ये थे डॉक्टर प्रोफेसर शमीम अहमद बांडे साहब, जिन्होंने तफसीलन हमारे साथ कोविड-19 को लेकर बात की, और ये वाक़या ही काफ़ी ख़तरनाक बात है, मुश्किल वाली बात है कि अब जो है दूसरी मरतबा कोविड ने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखिए, सावधान रहिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। फ़िलहाल सैयद नियाज़ शाह के साथ इतना ही। बहुत जल्द हम किसी और पर्सनैलिटी के साथ बात करेंगे और किसी नए मुद्दे को जम्मू कश्मीर व लद्दाख लाइव टॉक शो के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।